हाय। लेक्चर 19 शुरू करने वाले हैं अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल का। इसमें काफी कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। हम अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कर चुके हैं। अब जो हमें लास्ट पोर्शन डिस्कस करना है आज, ये बिल्कुल देखो आखिरी वाला पोर्शन। ये लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने की थी, क्राउन ईथर किया था। अब प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लीवेज ऑफ ईथर आज मैं डिस्कस करूंगा HI के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ईथर्स के, एंड एक हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें डिस्कस करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। अगर हम ईथर की प्रॉपर्टीज को उसके स्ट्रक्चर से रिलेट करें तो रिलेट करने पर हमें पता चल जाएगा कि ईथर बहुत ज्यादा रिएक्शन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। बेसिकली ये इनका अपना नेचर जो होता है, ये बड़े आलसी होते हैं। दैट मीन्स रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट होते हैं, मुश्किल से रिएक्शन करते हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं करते। जैसे हमने इससे पहले अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में तो एक ये मेन हाइड्रोजन था एसिडिक, जो जिम्मेदार था केमिकल रिएक्शन के लिए। ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, पोलर था, ये डेल पॉजिटिव। ये रिएक्शन देता था बहुत सारे रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, सोडियम मेटल से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड हैलाइड से, एनहाइड्राइड से। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर, ईथर में तो ये नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, हाँ, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो अल्कोहल में हम तोड़ करके रिएक्शन करते थे, वो वाला रिएक्शन यहां पर भी होगा। सिमिलैरिटीज देखो ईथर एंड अल्कोहल की। तो यही बात अगर हम फिनॉल की करते हैं, फिनॉल में बस बेंजीन रिंग आ जाता है अल्काइल ग्रुप की जगह पर। ये बेंजीन रिंग, इसके साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो जाता है, फिनॉल तो और ज्यादा रिएक्टिव है। जब ये रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन आसानी से देता है, लेकिन ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं होता ईथर में। पहली बात, अल्कोहल एंड फिनॉल के जो रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन वाले होते थे वो ईथर में बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरी बात, कार्बन ऑक्सीजन टूटने वाले जो बॉन्ड वाले रिएक्शन थे वो हो सकते हैं, लेकिन जिन कंडीशन में अल्कोहल में हो रहे थे उन्हीं कंडीशन में यहां ईथर में भी होंगे। याद करो जरा अल्कोहल, पुरानी बातें याद करो। ROH, OH हम नहीं हटा सकते थे, इट वॉज नॉट गुड लीविंग ग्रुप। मदद लेनी पड़ती है बाहर से H पॉजिटिव की। H पॉजिटिव प्रोटोनेशन देता है, फिर ये हटता है प्रोटोनेशन हो करके। यहां प्रोटोनेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है। ये बात थी। अल्कोहल का OH हटेगा बिल्कुल, लेकिन बिना मदद के नहीं H पॉजिटिव की। सेम काम ईथर में होता है। अगर हम कभी चाहते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ईथर का तोड़ दें तो हमें बाहर से मदद लेनी पड़ेगी, और मदद लेनी पड़ेगी एसिड से, मिनरल एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड है जैसे कि HCl है, जैसे H3PO4 है। ये प्रोटोनेशन देंगे ईथर का, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सॉरी प्रोटोनेटेड ईथर बन करके यहां ऑक्सीजन पर पोलैरिटी, जैसे ये बढ़ गई थी पोलैरिटी, ऐसे यहां पोलैरिटी बढ़ गई। पोलैरिटी बढ़ जाने से ये बॉन्ड अब टूटना आसान हो गया। यहां लीविंग ग्रुप वाटर था, यहां लिविंग ग्रुप ROH यानी अल्कोहल है, ये हट गया, R पॉजिटिव बच गया। अब ये रिएक्शन जैसे अल्कोहल का R पॉजिटिव बनकर के रिएक्शन आगे होता था, ऐसे ही यहां पर होगा। कुल मिलाकर के बात पता चली कि ईथर बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं देने वाले हैं, इनर्ट। ईथर न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन नहीं देने वाले हैं, इनर्ट। ईथर अगर रिएक्शन देंगे तो एसिडिक मीडियम में देंगे। दूसरे, ईथर के वो रिएक्शन नहीं हो सकते जो अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन वाले हो सकते थे, क्योंकि यहां ईथर में एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ईथर के रिएक्शन कम होते हैं भाई,
अल्कोहल फिनॉल के कंपैरिजन में एक फायदा तो कम से कम हो गया, कम रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज कम पढ़नी पड़ेगी, ये तो फायदा मिला एटलीस्ट। चलो हम इसकी प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्लीवेज करते हैं। HI एसिड है, HiHCl HBr, ये एसिड होते हैं, इनके साथ ईथर क्लीवेज। अब ये तो खुद एसिड है, हम अभी बोल रहे थे कि एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन दे सकता है। NaCl रिएक्शन नहीं देगा, HCl रिएक्शन देगा। NaBr रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि वो तो एसिड नहीं है। रिएक्शन कौन देगा? HBr, HI, ये रिएक्शन दे पाएंगे। तो ये जो बातें मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम रिएक्शन पर आ जाते हैं। ये 3 पॉइंट्स पढ़ो जरा। ईथर्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल एंड फिनॉल, ये भी हमने डिस्कस किया। Ethers do not have acidic hydrogen, so they cannot react with sodium, magnesium या even aluminium या any other reactive metal। कौन करता है एसिडिक हाइड्रोजन, कौन करता है सोडियम मेटल से रिएक्शन? जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ROH, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, ये रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन देंगे और रिएक्शन दे करके ये प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनाएंगे। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तब रिएक्शन कर पाता है जब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल में। अब ईथर में नहीं है, बल्कि रादर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो ईथर जो होता है सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिसॉल्व करके हम रखते हैं ईथर में। कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्शन नहीं करते ईथर से, एसिड डेरिवेटिव्स भी रिएक्शन नहीं करते, एसिड हैलाइड, एस्टर, समाइड, एनहाइड्राइड, ये सब कोई रिएक्शन नहीं करते। इसके अलावा ईथर के जितने भी रिएक्शन प्रोसीड हम कर रहे होते हैं वो एसिडिक मीडियम में करते हैं या हम न्यूट्रल मीडियम में कर रहे, एसिडिक मीडियम में कर रहे होते हैं, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन नहीं देते। न्यूट्रल मीडियम जस्ट मैंने वाटर ऐड कर दिया था, बिल्कुल प्योर वाटर, न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, ना एसिड ना बेस, कोई रिएक्शन नहीं देगा। मैंने NaOH ऐड करके ईथर में वाटर ऐड किया या कोई रिएजेंट ऐड किया, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मीडियम बेसिक है। कब रिएक्शन होगा? जब मैं इसमें ऐड करूंगा कोई एसिड। क्या फायदा मिल जाएगा एसिड ऐड करने से? प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर H आकर के चिपक जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पोलैरिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में होगा, H पॉजिटिव चाहिए, बेसिक मीडियम करने की कोशिश करेगा रिएक्शन, R ऑक्सीजन R, ईथर है, ये डेल पॉजिटिव है, कोशिश तो होगी ही, कामयाब नहीं होगी। OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पर आएगा, बट दिस RO इज नॉट गुड लीविंग ग्रुप, हटता नहीं है ये, इसको हटने के लिए H पॉजिटिव चाहिए, मीडियम का रखा है बेसिक, तो रिएक्शन नहीं होगा बेसिक मीडियम में। तो ये 2-3 बातें आपको अच्छी तरह से करनी है, कंसेप्चुअल बातें रिएक्शंस में काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड से जब ईथर को रिएक्शन करना हम शुरू करते हैं तो देखो बहुत सारी बातें इसमें ध्यान देने की हैं। अभी हम पढ़ते आ रहे थे कि ईथर तो खुद इनर्ट होते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन दे सकते हैं। एसिड है ये, HI एसिडिक है। HI को जब हम ब्रेक करते हैं तो H पॉजिटिव देता है, I नेगेटिव देगा। दो चीजों में बढ़ गया ये, H पॉजिटिव प्रोटोनेशन देगा ईथर का, I नेगेटिव वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ये, इस लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल होगा। एसिड चाहिए था, एसिड है हमारे पास, ये क्लीवेज होगा। अगर हम जस्ट शॉर्ट में इसका आंसर लिख दें तो ईथर टूट गया, HI टूट गया, और OH बना अल्कोहल 1 प्लस RI, अल्काइल आयोडाइड प्लस अल्कोहल।
अब लेकिन एक बात हम जानते हैं कि अल्कोहल HI से रिएक्शन फिर दोबारा से कर सकता है। ROH अगर HI के साथ रिएक्शन करता है अल्कोहल में, ये हमने पढ़ा है, दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल माइनस होकर RI फिर से बन जाएगा। लेकिन ये कंडीशनल है, अगर HI बचा रहा तब ना। अगर तो लिमिटेड HI आपको गिवन है, 1 मोल गिवन है सिर्फ HI का, ईथर के 1 मोल के साथ 1 मोल HI दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर रखा है, हीट नहीं किया हमने बिल्कुल भी, तब हम लिखेंगे आंसर 1 मोल अल्कोहल 1 मोल RI। ये बात सिमेट्रिकल ईथर की हो रही है, अभी सिंपल केस लेकर के करते हैं। सिमेट्रिकल ईथर में 1 मोल अल्कोहल 1 मोल RI बन जाएगा अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर 1 मोल HI लेकर के रिएक्शन करते हैं या लिमिटेड HI लेकर के रिएक्शन करते हैं। हाँ, अगर एक्सेस ऑफ HI हमने यूज कर लिया और टेम्परेचर एलिवेट कर दिया तो ये जो अल्कोहल बना था ये बचे हुए HI से फिर दोबारा रिएक्शन करेगा और RI बनेगा सिर्फ, यानी 2 मोल्स ऑफ RI प्लस 1 मोल ऑफ वाटर बन जाना चाहिए इसमें, फिर अल्कोहल हम आंसर नहीं करेंगे। तो ये क्लीवेज ऑफ ईथर है। मैकेनिज्म अभी करने से पहले हम जस्ट रिएक्शन इसके देख लेते हैं। हमारे पास CH3OCH3 है, डाइमिथाइल ईथर कहलाता है ये, हम इसको HI के साथ, डेफिनेटली एसिड है, रिएक्शन होकर 1 मोल मिथेनॉल एंड 1 मोल फॉर्मेशन हो जाएगी CH3I की। ये क्लीवेज ऑक्सीजन कार्बन का होगा, यहां से एक तरफ H एक तरफ आयोडीन CH3I CH3OH प्रोड्यूस हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि अनसिमेट्रिकल है, अब यहां तो चल गई बात, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो आयोडीन किधर भेजोगे? अगर 1 मोल है तब HI एक्सेस नहीं गिवन है तो आयोडीन फिर इधर आएगा या इधर आएगा। ऐसे भी बन सकता था C2H5I CH3OH या CH3I C2H5OH। ये ऐसे केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ कि अनसिमेट्रिकल ईथर में हमें क्या करना होता है। फिलहाल तो अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूं कि हमें आंसर क्या लिखना है। ऐसे केस में हम जिधर कार्बन की संख्या कम है, अगर दोनों तरफ प्राइमरी है तब, ये भी प्राइमरी है, मिथाइल प्राइमरी जैसा ही होता है, ये भी प्राइमरी है, तब ऐसे केस में जिधर कार्बन की संख्या कम होती है उधर हमें आयोडीन को भेजना होता है। अभी ये शॉर्टकट वे है, लेकिन मैकेनिज्म अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। ये पूरा होने के स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि कब हमें कहां कौन सा प्रोडक्ट बनाना है बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बात काम की है। अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको ये भी नहीं याद रखना कि ज्यादा कार्बन कम कार्बन, उसमें भी उलझ जाओगे, उसमें केस अभी आएंगे तो उसमें आंसर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर दोनों प्राइमरी हैं, ये भी प्राइमरी है मिथाइल एंड प्राइमरी, तब जहां कम कार्बन है वहां आयोडाइड आएगा। आंसर हम लिखेंगे मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी तक तो हमें यही करना होता है कि जिधर कार्बन कम होते हैं उधर हमें आयोडाइड लिखना होता है, लेकिन जहां पर टर्शियरी आएगा वहां फिर हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। पूरी बात तो मैकेनिज्म समझ करके ही आएगी। जैसे हमें एक ये सेकेंडरी गिवन है, ये वाला सेकेंडरी पोर्शन है एल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप प्राइमरी या मिथाइल कह सकते हैं हम इसे, तो यहां भी हम आयोडाइड कम कार्बन वाली साइड लिखेंगे, अल्कोहल इस साइड पर लिखेंगे। HI ध्यान रहे अभी हम 1 मोल ले रहे हैं HI, हमें अगर यही एक्सेस गिवन होता तो ये अल्कोहल दोबारा से HI से रिएक्शन कर जाता। HI से जब अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो CH3I बना देते हैं, यहां भी आयोडाइड लिख रहे होते, लेकिन अभी तो हम सिर्फ 1 मोल HI नॉर्मल टेम्परेचर पर हीट नहीं किया है इसको,
तो अल्कोहल का 1 मोल, आयोडाइड का 1 मोल। लेकिन जब एक ऐसा केस यूज किया जाता है, ये ट्रेशरी कार्बन है, इसे मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, ऑक्सीजन CH3। एक कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, OCH3। अब अगर ये HI के साथ रिएक्शन करता है, ऐसे केस में जब एक तरफ टर्शरी पोजीशन पर ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा तो आयोडीन हम टर्शरी कार्बन पर ही कनेक्ट करेंगे और हमें नेट रिजल्ट लिखना होगा टर्शरी आयोडाइड प्लस CH3OH। यहां आंसर रिवर्ट कर गया, ऊपर वाले केसेस से देखो आंसर अब रिवर्ट कर गया। यहां मैं आयोडीन किधर लिख रहा था जिधर कम कार्बन थे, यहां मैंने आयोडीन किधर लिखा। अगर टर्शरी है तो टर्शरी वाली साइड ही आयोडाइड लिखा जाना है। ये बात आप फिलहाल अभी स्लाइड में ध्यान रख लो, मैकेनिज्म क्लियर होते ही ये बात आपको रीजन समेत समझ भी आ जाएगी। इनफैक्ट ये रिएक्शन जो है HI के साथ जब हम क्लीवेज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचो, R ऑक्सीजन R, HI, I नेगेटिव यहां पर आया, ये ग्रुप यहां से माइनस हो गया, रिमूव हो गया, ये ग्रुप पूरा हटा। ऐसे नहीं हटेगा, H पॉजिटिव की मदद से हटेगा। H पॉजिटिव यहां पर आकर और OH लीविंग ग्रुप की तरह से हट गया, इस पर आयोडीन आ गया, RO हटा, लीविंग ग्रुप गया, I नेगेटिव आ गया। क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसी तो कहेंगे, एक चीज चली जाए दूसरी चीज आ जाए, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है? I नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। Basically all these substitutions, all these reactions are nucleophilic substitution reactions, SN reactions हैं ये। इन सब को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम देंगे। ईथर के क्लीवेज एसिड की प्रेजेंस में, HI, HCl, HBr की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव यहां न्यूक्लियोफाइल है, H पॉजिटिव लीविंग ग्रुप बनाने में मदद कर रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है। इन SN1 SN2 के बारे में जानने के बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में SN1 SN2 की डिटेल आपको बहुत बताई गई है, उसे रिवाइज करो एक बार, फिर वापस रिवाइज करने के बाद इसके बाद सोचना शुरू करो कि यहां प्रोडक्ट किस किस तरह से हमने कैसे कैसे करके अलग अलग बना दिए, क्यों बना दिए, उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं एक शॉर्ट सा रिव्यू मैं सब्स्टिट्यूशन का SN का ले रहा हूं। SN1 रिएक्शन होता है जिसमें फ्री कार्बोकैटायन बन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। SN1 रिएक्शन में फ्री इंडिपेंडेंट कार्बोकैटायन बन जाता है, और बनता ये तब है फ्री इंडिपेंडेंट कार्बोकैटायन जब टर्शरी हो या हाईली रेजोनेंस स्टेबल हो, तब SN1 रिएक्शन होने के चांस होते हैं। SN2 रिएक्शन कब होता है? SN2 रिएक्शन तब होंगे जब हमारे पास कोई ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है। ट्रांजिशन स्टेट डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, कार्बन पर एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है सपोज करते हैं, और यहां छोटे हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं, और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है साइमल्टेनियस। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन पॉजिटिव पर आएगा, ऐसे ऐसे लीविंग ग्रुप्स हट जाएगा। ये काम अगर इकट्ठे साइमल्टेनियस हो रहा है, तब हम इस प्रोसेस को SN2 रिएक्शन कहते हैं। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये मैं याद दिला रहा हूं। जैसे पढ़ने के लिए तो वहीं से देखना पड़ेगा डिटेल सारी जो मैंने करा रखी है। दूसरा,
अगर ये SN2 मैं इस CH3 लीविंग ग्रुप की जगह एक दूसरे कंपाउंड का करता हूं जिसमें बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है H एंड H, CH3 CH2 एंड लीविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, OR, ये सब लीविंग ग्रुप हो सकते हैं। लीविंग ग्रुप ये हट रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहां आकर के रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। ये बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप अब इस न्यूक्लियोफाइल को दूर भगाने की कोशिश करेगा। अगर SN2 रिएक्शन है तब SN2 रिएक्शन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर होता है। कौन सा कार्बन? जिस पर कम से कम बड़े ग्रुप लगे हों, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन। दो मैकेनिज्म हमने किए SN के। अगर SN1 हो गया ईथर के क्लीवेज का मैकेनिज्म, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर बेस्ड होगा। और अगर SN2 हो गया तो SN2 तो डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम से कम होगी। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या? बड़े ग्रुप जहां कम से कम लगे, जहां छोटे से छोटे ग्रुप्स लगे हुए हो। तो SN2 एंड SN1 के बेस पर अब हम इसका मैकेनिज्म करने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताऊंगा। अनसिमेट्रिकल ईथर CH3O CH2 CH3। एक बात क्या दिमाग में रख करके चलना है, पढ़ना है आगे। SN रिएक्शन में SN1 अगर है, that depends on stability of कार्बोकैटायन R पॉजिटिव पर डिपेंड करेगा। और अगर SN2 रिएक्शन है तब ये स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव I नेगेटिव में। ये जो H पॉजिटिव बना है अब ये इसका प्रोटोनेशन करेगा। ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर होता है, H पॉजिटिव के पास खाली ऑर्बिटल होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो हमने कर दिया सबसे पहले प्रोटोनेशन। हट नहीं सकता था पहले, ये टूटना इसका पॉसिबल नहीं था, ये बॉन्ड टूटना नहीं पॉसिबल था। अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था ये कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटोनेशन होकर अब ये पोलर ज्यादा बन गया। नाउ दिस ऑक्सीजन इज मोर पोलर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई ऑक्सीजन वैसे ही दुनिया का दूसरे नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे सिल्वर मेडल मिला हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। पहला फ्लोरीन के पास है गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे नंबर का ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन, दूसरे उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा हो गई, इसकी पोलैरिटी बॉन्ड की बहुत बढ़ गई। अब टूट सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि यहां से तोड़ दूं मैं बॉन्ड, या मैं बॉन्ड यहां से तोड़ दूं। कार्बन ऑक्सीजन तो ये भी है, कार्बन ऑक्सीजन ये भी है, बॉन्ड कहां से तोड़ें? इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस से। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां पर I नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्शन करेगा। अब जो स्टेप दूसरा है वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर करेंगे हम? कार्बन पॉजिटिव पर। कार्बन ऑक्सीजन में पोलैरिटी है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, डेल पॉजिटिव। I नेगेटिव इस कार्बन पर रिएक्शन कर पाए, या एक और चांस है I नेगेटिव इस कार्बन पर जो ऑक्सीजन से दूसरा तरफ लगा हुआ है, I नेगेटिव इस पर रिएक्शन कर पाए। इन दोनों में से एक को मुझे सेलेक्ट करना है। इस वाले कार्बन पर I नेगेटिव का रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 हो रहा है, ये दोनों तरफ प्राइमरी है। प्राइमरी कौन देते हैं? प्राइमरी तो SN2 देते हैं, टर्शियरी तो SN1 देते हैं। तो क्योंकि ये रिएक्शन SN2 है, तो SN2 है, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां I नेगेटिव सक्सेसफुली रिएक्शन करेगा। यहां इस कार्बन पर CH3 की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है,
आई नेगेटिव आना चाहेगा, ये इसे रिपेल करेगा, CH3 भगाएगा दूर। ये सक्सेसफुल अटैक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में मुझे मेन प्रोडक्ट लिखना होगा, मेजर प्रोडक्ट लिखना होगा CH3I। मैंने यहां आंसर लिख दिया, CH3 एंड आयोडीन प्लस CH3 CH2OH। ये HI वाला H है और बाकी जो ऑक्सीजन CH2 CH3। दो बॉन्ड में से इसे मैं बॉन्ड नंबर 1 कह देता हूं, इसे बॉन्ड नंबर 2 कह देता हूं। बॉन्ड नंबर 1 क्लीवेज हुआ है, बॉन्ड नंबर 2 क्लीवेज नहीं हुआ है, जबकि एक जैसे बॉन्ड हैं। मैकेनिज्म ने डिसाइड किया, ये मैकेनिज्म क्योंकि SN2 मैकेनिज्म था। SN2 मैकेनिज्म में हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पर करते हैं जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, और ये कार्बन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है क्योंकि इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ये वाला कार्बन ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है। यहां से हमें पता चल गया कि अगर मैकेनिज्म इफ एंड बट के साथ है, अगर मैकेनिज्म SN2 है तो हमें लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर I नेगेटिव को या Br नेगेटिव को या I नेगेटिव को भेजना है, अगर SN2 है तब। लेकिन अगर मैकेनिज्म SN1 हो जाता है, वो कब होगा? जब टर्शरी कोई ग्रुप लगा होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा एक, मैं अगर इस सारे रिएक्शन को आसान करके सिंपल करके CH3O CH2 CH3 इसको HI से रिएक्शन कर दिया गया। मेन प्रोडक्ट जो हमें मिले, एक मिथाइल आयोडाइड, एक इथाइल अल्कोहल, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे, ये मेजर होगा। CH3 CH2I मेजर नहीं होगा, और ये हमने मैकेनिज्म से बात को प्रूव किया। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी बात पर आते हैं, जहां जिन केसेस में मैकेनिज्म SN1 हो रहे होंगे। वो कौन से केसेस हैं? जहां टर्शरी कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, जहां ये चांस है कि एक ऑक्सीजन पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं और एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी है जो कि फ्री इंडिपेंडेंट कार्बोकैटायन बना सकता है, यानी SN1 मैकेनिज्म दे सकता है। SN1 मैकेनिज्म कौन देते हैं? जहां फ्री कार्बोकैटायन बन जाते हैं। फ्री कार्बोकैटायन कौन बनाते हैं? जहां टर्शरी ग्रुप्स होते हैं। तो टर्शरी ईथर में रिवर्ट हो जाएंगे मैकेनिज्म, SN2 की जगह SN1 होंगे, और प्रोडक्ट भी अलग टाइप से बनेंगे। देखो टर्शरी का एग्जांपल देखो क्या होगा। यहां भी हमने अनसिमेट्रिकल ईथर लिया, लेकिन मिथाइल इथाइल ईथर से डिफरेंट है। मिथाइल इथाइल ईथर में दोनों तरफ SN2 रिएक्शन होने की संभावना थी, यहां पर इस कार्बन पर SN1 रिएक्शन होगा। और एक और बात ध्यान रहे, अगर SN1 भी हो रहा है SN2 भी हो रहा है दोनों तरफ, किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि इधर तो SN2 हो रहा है, तो SN1 SN2 अगर दोनों हो रहे हैं, ये बात नोट करके रखना, बड़ी कंसेप्चुअल बात है। SN1 रिएक्शन आसान होते हैं SN2 के कंपैरिजन में, तो हम SN2 की तरफ से ध्यान हटा लेंगे। फिर अगर SN1 भी हो रहा है SN2 भी हो रहा है, तो हम डील करेंगे आंसर अपना SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, फिर SN2 नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हो ही रहा है दोनों तरफ SN2, लेफ्ट अल्काइल ग्रुप पर भी SN2 हो रहा है, राइट अल्काइल ग्रुप पर भी SN2 हो रहा है, तब हम स्टेरिक हिंडरेंस पर बेस, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस बेस पर करेंगे। तो ये मेरे पास एक टर्शरी ग्रुप हो गया। अब ये बड़ी क्लियर सी बात है, मैं इसका मैकेनिज्म फॉलो करूंगा। H पॉजिटिव को ये HI डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में I नेगेटिव में। डिसोसिएट होने के बाद ये H पॉजिटिव इसका प्रोटोनेशन देगा, और मैं लिख दूंगा यहां एक प्रोटोनेटेड ईथर। जो प्रोटोनेटेड ईथर ये बन गया, इसमें अब बॉन्ड टूटने के दो चांस हैं, या तो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं,
ये वाला अगर मैं बॉन्ड तोड़ता हूं तो आई नेगेटिव को साइमल्टेनियस आना पड़ेगा, SN2 देना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है। SN1 SN2 में SN1 रिएक्शन आसान होते हैं, ईज ऑफ रिएक्शन की बात अगर की जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये कि कार्बन ऑक्सीजन वो बॉन्ड तोड़ दो आप जिसमें टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है। सेकंड पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हमने डिफिकल्ट डिसाइड कर दिया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्यों इजी है, CH3OH लीविंग ग्रुप की तरह से अलग हट करके यहां टर्शरी कार्बोकेटायन एक बन जाएगा जो कि काफी स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। CH3 CCH3 CH3 पॉजिटिव फ्री इंडिपेंडेंट कार्बोकेटायन ये बन जाएगा, टर्शरी होने की वजह से ये स्टेबल है। तो पॉसिबिलिटी सेकंड हम प्रेफर करेंगे, इजी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट की पॉसिबिलिटी SN2 की है, डिफिकल्ट है। यहां हम मैकेनिज्म SN1 फॉलो करेंगे। जब SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनते हैं, यानी हमने इस केस में क्या क्लीवेज किया, पहले प्रोटोनेशन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के साथ क्या बनाया प्लस, लीविंग ग्रुप CH3OH हट गया ये। अब ये पॉजिटिव जो कार्बन पॉजिटिव है ये रिएक्शन करेगा इस बचे हुए I नेगेटिव के साथ। I नेगेटिव के साथ इसका रिएक्शन हम कराएंगे। रिएक्शन होकर मुझे आंसर इसमें देना होगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब यहां अगर मैं ओवरऑल क्लीवेज देखता हूं तो SN1 वाले मैकेनिज्म में एंड SN2 वाले मैकेनिज्म में अलग टाइप के प्रोडक्ट मिले। अगर मैकेनिज्म सोच करके करते हो तो बिल्कुल क्लियरली बात है, जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है उधर आपको आयोडीन लेकर के जाना है, और अगर इस कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है, मैकेनिज्म SN2 हो रहा है, तब आप स्टेरिक हिंड्रेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम को करोगे। ये वाली बातें जो मैं बोल रहा हूं तब आपको समझ आएंगी जब आप SN1 SN2 जानते होगे। उसके लिए मैंने एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर डिटेल से पढ़ा रखा है, आप उसे ढंग से करके फिर आप इसे सॉल्व करोगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही ईथर की प्रॉपर्टीज में बस यही है। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पिक किए जाते हैं। क्लीवेज ऑफ ईथर HI, और वो भी 1 मोल। अगर एक्सेस ले लिया तो बन ही गया दोनों तरफ अल्कोहल, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आयोडाइड किधर आया, अल्कोहल किधर आया। एक्सेस ऑफ HI में तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मैं आयोडीन किधर भेजना है, फिर तो दोनों तरफ ही आयोडीन आना चाहिए। तो ये हमने जो रिएक्शन किया नॉर्मल टेम्परेचर पर एंड 1 मोल HI या HCl ले करके रिएक्शन किया। अब हम एक्सेस वाला भी एक करते हैं जिसमें हम एक्सेस ऑफ HI थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर पर हम रिएक्ट कराते हैं। सेकेंड एक रिएक्शन आ गया जिसमें हमने HI को ईथर के साथ रिएक्शन किया और एक्सेस HI लिया, तो दोनों तरफ आयोडाइड ही लिखना है हमें। 2 HI हो गए। देखो अब ये मोल्स हमने लिमिटेड नहीं रखे, पहले 1 मोल लिया था। अब जो अल्कोहल बनेगा पहले रिएक्शन करके ये HI से CH3I प्लस CH3OH बनाएगा। ये CH3OH फर्दर HI के साथ रिएक्शन करके CH3I प्लस वाटर बना देगा। तो यानी मैं डायरेक्ट लिख दूं, बस इसे 2 स्टेप में ना लिख करके डायरेक्ट जब मैं लिखूंगा तो 2 मोल्स ऑफ CH3I प्लस वाटर, चाहे हम सिमेट्रिकल लें चाहे हम अनसिमेट्रिकल लें। इस केस में तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि किधर ऑक्सीजन आएगा, अल्कोहल आएगा और किधर आयोडाइड आएगा। अनसिमेट्रिकल भी लिया हमने, दोनों तरफ आयोडाइड ही लिखना है, C2H5I CH3I। जब हम क्लीवेज करेंगे इसका तो पहले अल्कोहल बन गया CH3OH C2H5I, इधर आयोडाइड लिख दो, पहले आयोडाइड इधर आएगा फिर OH इधर आ गया,
फिर ये जो अल्कोहल है, फिर ये अल्कोहल HI से रिएक्शन करके दोबारा से आयोडाइड बनाएगा। इस केस में भी हमें फाइनली आंसर आयोडाइड ही लिखना है, HI एंड HI, एक HI दूसरा HI, वाटर कर दिया माइनस, CH3I एंड टर्शियरी आयोडाइड। मेन प्रोडक्ट्स हमें ये लिख देने चाहिए। ये एक वे हो जाएगा जो हम इस्तेमाल करते हैं ईथर के क्लीवेज में। एक्सेस में अलग एंड लिमिटेड सप्लाई अगर HI की देते हैं 1 मोल या कम रखते हैं तब उसमें अलग आंसर। एक और बड़े काम की इसमें प्रॉब्लम है, अगर हम ऐसा ईथर लेते हैं जिसमें बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ, मैं बात कर रहा हूं एनिसोल की, फिनाइल मिथाइल ईथर की मैं बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैंने मेथॉक्सी बेंजीन लिखा या एनिसोल लिखा, अब इसमें उस ईथर से जो अभी तक हमने पढ़ा है अलग बात है कुछ। अभी तक हमने ये ईथर पढ़ा, हमारे पास फ्री हैंड था, चाहे मैं बॉन्ड यहां से तोड़ दूं चाहे मैं बॉन्ड यहां से तोड़ूं, कंडीशनल थी, स्टेरिक हिंडेंस देखनी पड़ रही थी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ रही थी, कोई और तो बात नहीं थी बस इन 2-3 बातों के अलावा। लेकिन अगर बेंजीन पर OCH3 या OR ग्रुप लगा हुआ है तो एक नई बात अपीयर हो गई है यहां, और वो बात ये है कि ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, कार्बन अगर बेंजीन का है, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि ये बेंजीन का कार्बन sp2 कार्बन है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करके डबल बॉन्ड बना देता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। वो अलग उसके कारण है कि क्यों बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एनिसोल का, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बोल रहा हूं मैं, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से इसका टूटना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम क्लीवेज करेंगे ईथर का तो इस साइड से कभी भी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान देने की है। बड़ा आंसर आसान रह गया। क्लीवेज ऑक्सीजन कार्बन, यानी यहां पर होगा हमारा ऑक्सीजन कार्बन का क्लीवेज जिधर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ऐसे कोई भी ईथर हैं, मिथाइल इथाइल से तो मतलब ही नहीं रह गया। अब एल्काइल फिनाइल ईथर में ये बॉन्ड कभी भी आपको क्लीवेज नहीं करना। बॉन्ड क्लीवेज ये ही करना है, तब H इधर ही लिखोगे, I इधर ही लिखोगे। कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो। यहां तो सिलेक्टिविटी नहीं है। सिलेक्टिविटी हम किधर आयोडीन को भेजेंगे ये तो इस बात पर डिपेंड कर रहा था जब दो रास्ते होते हैं हमारे पास। यहां तो ये तो क्रॉस ही लग गया बॉन्ड टूटने का। क्यों क्रॉस लग गया? क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग है उसके रीजन है हमारे पास। ये कार्बन sp2 कार्बन है, ये रीजन है। ये रेजोनेंस करता है ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है रेजोनेंस के बाद, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो हम इसे नहीं तोड़ सकते। I नेगेटिव को तोड़ेंगे, I नेगेटिव के साथ इस कार्बन ऑक्सीजन को तोड़ेंगे जो एल्काइल ग्रुप वाला है। तो नेसेसरीली मुझे फिनाइल एल्काइल ईथर में आयोडीन को हमेशा एल्काइल वाली साइड ही भेजना है। सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए। यहां पर हमें कोई सिमेट्री, अनसिमेट्री, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, स्टेरिक हिंडेंस कुछ नहीं देखना है। यही बनाना है फिनॉल ही नेसेसरीली, प्लस RI ही बनाना है, चाहे कुछ भी है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब एक्सेस भी ले लोगे HI तो ये आगे रिएक्शन करता नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब HI से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। नेसेसरीली एनिसोल के केस में या RO बेंजीन के केस में एक फिनॉल बनता है, दूसरा RI बनता है। ये फर्दर एक इंपॉर्टेंट बात है।
रीजन मैंने आपको बता दिए इसके। ये मिथाइल की जगह कोई भी आर ग्रुप हो सकता था। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसमें। ये जो हम HI यूज कर रहे हैं, इसकी जगह HBr भी तो यूज कर सकते थे, HCl भी तो यूज कर सकते थे। अगर मैं ईथर फिक्स कर देता हूं CH3 OCH3 ले लेता हूं, ईथर चेंज नहीं करता मैं। ईथर चेंज करूंगा तो रिएक्टिविटी ईथर के अपने अल्काइल ग्रुप के नेचर पर डिपेंड करेगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, तो ईथर की रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने ईथर लिया, डाइमिथाइल ईथर, एक बार इसको HI के साथ रिएक्शन किया, एक बार इसको HBr के साथ रिएक्शन किया सेम मॉलिक्यूल लेकर, और एक बार इसको HCl के साथ रिएक्शन किया, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनके एसिड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। HI, HBr, HCl, HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अपने कारण हैं, कारण पे नहीं जाना चाहते हम। H हटेगा, I नेगेटिव बना, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, कॉन्जुगेट बेस वीक है, वीक बेस के कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो हमने डिसाइड कर दिया। पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करने पर हाइड्राइड की बेस एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, HCl, HBr, HI। HF सबसे वीक एसिड, उससे स्ट्रॉन्गर HCl, उससे स्ट्रॉन्गर HBr, और सबसे स्ट्रॉन्गर HI। तो सबसे ज्यादा प्रोटोनेशन ये HI देगा इसका, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे कम है, कम प्रोटोनेशन देगा, कम प्रोटोनेशन देगा। दूसरी तरफ I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी सबसे अच्छा है, सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से देगा। इन दो कारण के चलते हुए मोस्ट रिएक्टिव रहेगा HI। प्रोडक्ट तो बनेगा CH3I प्लस CH3OH, यहां बनेगा CH3Br, CH3OH, यहां बनेगा CH3Cl प्लस CH3OH। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दो कारण की वजह से, एक एसिड स्ट्रेंथ, दो रीजन है। एसिड स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। नंबर 2, कॉन्जुगेट बेस I नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे वीकर न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव, उससे वीकर न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ मैंने बताई। इस वजह से सबसे ज्यादा रिएक्शन HI दे रहा होता है। HCl कंपैरेटिवली अगर हमें लेना होता है तो हीट ज्यादा करना पड़ता है, टेम्परेचर एलिवेटेड रखना पड़ेगा। टेम्परेचर किसी एक वैल्यू को नहीं हम याद करके काम चला सकते, क्योंकि ईथर चेंज करेंगे तो फिर टेम्परेचर चेंज होगा, तो याद नहीं करना, बस हम बोलेंगे कि एलिवेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो एक बात मैंने आपको ये डिस्कस कर दी कि अगर अलग अलग हैलोजन एसिड लेते हैं तो क्या कंडीशन आती है। अब हम इसके बाद दूसरे रिएक्शन पर आते हैं। एक रिएक्शन मैंने क्लीवेज बता दिया, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स कर सको प्रॉब्लम मैं कराऊंगा आपको इस पर, और क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स में जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में बिल्कुल टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्लीवेज ऑफ ईथर पर, बड़े रिपीटेड से क्वेश्चन होते हैं वो, तो कंसेप्ट को समझ करके करोगे तो सॉल्व करके ही आओगे एग्जाम में, कोई मतलब ही नहीं है कि सॉल्व ना करो। इसके बाद हम आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। ईथर की एक प्रॉपर्टी अभी हमने की, अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ईथर का, हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये भी बड़ा सिंपल रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लेना है, मतलब वाटर होना चाहिए। अब ये वर्ड है हाइड्रोलिसिस, बहुत अच्छी तरह से आपको बता रखा है कि कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसका हम हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं तो वाटर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करा है। अगर मैं वाटर की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल को तोड़ दो बीच में से दो हिस्सों में, वाटर को दो हिस्सों में तोड़ दो, वाटर का एक पार्ट मॉलिक्यूल के एक पार्ट से जोड़ दो, वाटर का दूसरा पार्ट मॉलिक्यूल के दूसरे पार्ट से जोड़ दो, समझदारी के साथ, पोलैरिटी देख करके, ऐसे रैंडम नहीं। ये काम जो होगा, मान लो ए भी कोई मॉलिक्यूल था,
ए बी में ए के साथ मैंने जोड़ दिया H, बी के साथ मैंने जोड़ दिया OH। तो ये जो बना ये प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट मिला। हाइड्रोलिसिस मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। अब मॉलिक्यूल है मेरे पास ईथर ROR, एक है मेरे पास वाटर HOH। यहां पोलैरिटी है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहां पोलैरिटी है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। मॉलिक्यूल तोड़ दो, वाटर को तोड़ दो, वाटर का H इधर, वाटर का OH दूसरी तरफ, ROH बना एक पार्ट, दूसरा पार्ट बना ROH। लेकिन वाटर तो न्यूट्रल है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो डिस्कस किया था कि न्यूट्रल मीडियम में तो ईथर बड़े आलसी होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ एसिड काम करता है। तो हमें इस वाटर के साथ एसिड मिलाना पड़ेगा, इसीलिए हम इसे एसिड हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं। एसिड क्या करेगा? एसिड इनफैक्ट इस ईथर मॉलिक्यूल से RO ग्रुप को हटाने में मदद करेगा। एसिड ने डिसोसिएशन देकर H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनाया, ये H पॉजिटिव ने प्रोटोनेशन दिया। प्रोटोनेशन देकर के मैंने लिख दिया, बार बार यही एक काम हम रिपीटेडली करते आ रहे हैं। प्रोटोनेशन करने के बाद इसका नाम लिख दिया हमने प्रोटोनेटेड ईथर। अब ईथर से ये बॉन्ड टूटना आसान नहीं था क्योंकि RO नेगेटिव इज नॉट गुड लीविंग ग्रुप, लेकिन अल्कोहल अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये यहां से हट जाएगा, टूट करके इतना ग्रुप ये निकल जाएगा, भाग जाएगा निकल के यहां से। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, वाटर मौजूद है क्योंकि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। वाटर इटसेल्फ एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पॉजिटिव पर। कहां से आ गया पॉजिटिव? इस पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ये विड्रॉ करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड से विड्रॉ किया, डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव पर ऑक्सीजन के लोन पेयर यानी डेल नेगेटिव ने इंटरेक्शन किया, कनेक्ट हो गया। क्या बना? R ऑक्सीजन H एंड H पॉजिटिव, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, प्लस एक अल्कोहल ये अलग निकल गया। जब ये बॉन्ड टूटा यहां तो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए, ROH लिख दिया मैंने। तो अल्कोहल एक लीविंग ग्रुप की तरह से हटा, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना जो डी प्रोटोनेशन देकर H हटाकर जहां से हम माइनस करके H वापस अल्कोहल लिख देंगे। ये H मिल गया हमें, ये वही वाला H है जो कंज्यूम किया था। देखो इस H पर ध्यान दो, इस H पर ध्यान दो। एक H हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड से, थोड़ी देर के लिए उधार लिया, रिएक्शन करा लिया पूरा, हमारा काम पूरा बन गया, H पॉजिटिव बन गया, ये फालतू बचा हुआ है, वापस ले जाके सल्फ्यूरिक एसिड को दे दिया। सल्फ्यूरिक एसिड के अपने स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, कैटलिस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, जिनके अपने स्ट्रक्चर में अपने कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है उनको हम बोलते हैं कि वो कैटलिस्ट है। दिस हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ, फिर उतना ही बन गया, H पॉजिटिव यूज हुआ उतना ही, ओवरऑल वाटर कंज्यूम हुआ है। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर कहलाता है। दोनों तरफ अल्कोहल बनना चाहिए, चाहे सिमेट्रिकल ईथर है चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है। दूसरी बार हम कर रहे हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी हम एक बार ये कर चुके हैं इनफैक्ट। तो जैसे CH3O CH3 है, हमने H पॉजिटिव लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा इनर्ट होते हैं, बताया था कि ईथर आलसी होते हैं, रिएक्शन देना चाहते नहीं, करवाना पड़ता है रिएक्शन। तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एसिड ले करके फिर रिएक्शन कराने में डर लग जाएगा इसको, फिर रिएक्शन दे देगा। ये हाई प्रेशर भी करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, सारे ही कोशिशें करनी पड़ेंगी तब जाके रिएक्शन होगा, इतना आसान नहीं है। CH3OH बन गया, ये H आ गया, OH आ गया। ये लिखने को लाइन लगा देते हैं हम, लेकिन मैकेनिज्म एक अलग चीज है। इथाइल मिथाइल ईथर को जब हम H पॉजिटिव डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो एसिड लिया, हीट किया, प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ाया ताकि रिएक्शन जो नहीं हो पा रहे थे वो हो जाएं।
इनफैक्ट देखा जाए तो ये हाइड्रोलिसिस भी ईथर का क्लीवेज ही है, बस जैसे HI के साथ क्लीवेज किया था ऐसे HOH के साथ क्लीवेज किया। अब हम तीसरे टाइप के रिएक्शन पर आते हैं, इसके जो हमने मेन हेडिंग में लिख रखे हैं रिएक्शंस, और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी शब्द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आएगा, तब बेंजीन रिंग का जरूर कुछ ना कुछ नाता होगा। हम अब ऐसे ईथर की बात कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग चाहिए हमें, बेंजीन रिंग वाले ईथर लेने पड़ेंगे। ये नॉर्मल ईथर नहीं देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, ROR को हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया। देखो शब्द से ही देखो, यहीं से पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब ईथर लो, ईथर में डेल पॉजिटिव है चार्ज, ये डेल पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोफाइल हम किसे कहते हैं, डेफिनेशन पर जाओ, छोटी सी डेफिनेशन सोचो। इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जो कार्बन नेगेटिव पर जाकर के रिएक्शन करता है। यहां पर आएगा, ये तो कार्बन पॉजिटिव है और ये खुद पॉजिटिव है भाई, ये तो भाग जाएगा, इसे देख करके डर जाएगा इससे, तो ये यहां पर आएगा। यहां भी पॉजिटिव मिला, यहां नहीं मिला, फिर ये ऑक्सीजन पर आएगा। अगर ऑक्सीजन पर ये आ गया तब इसे इलेक्ट्रोफाइल कहना बंद कर दिया जाएगा। ये हम H पॉजिटिव को लेकर के आ रहे थे, पिछली क्लासेस में प्रोटोनेशन कर रहे थे। H पॉजिटिव को थोड़े ना इलेक्ट्रोफाइल कह दोगे, बहुत बड़ी बेवकूफी है ये अगर ऐसा कर दिया तो। H पॉजिटिव यहां पर आया, H पॉजिटिव आने का मतलब है नाउ दिस H इज एसिड, एसिड बेस रिएक्शन है ये। अगर ये H पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव पर जाता तब ये इलेक्ट्रोफाइल होता। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहां पर नहीं है, प्रोटोनेशन ऑक्सीजन का दे रहा है, तब H पॉजिटिव को एसिड बोलोगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ईथर नॉर्मल ROR तो कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे ही नहीं सकते क्योंकि उसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। लेकिन ये वाले ईथर्स जिसमें फिनाइल ऑक्सीजन R ग्रुप लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, R पर नहीं, बेंजीन रिंग पर। बेंजीन पर ही पॉजिटिव आकर H हटेगा। बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या प्रॉपर्टी होती है कैरेक्टरिस्टिक, कैसे होती है, थोड़ा सा रिकॉल कर लें एक बार को। एक पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, OR ग्रुप, ईथर ग्रुप है। ये ईथर ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। क्या मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पर भेजेगा यहां या पैरा पोजीशन पर भेजेगा यहां। ये इस OR की वजह से ऐसा है। OR की वजह से बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, कौन इलेक्ट्रोफाइल, लाइक Br पॉजिटिव। कौन इलेक्ट्रोफाइल, लाइक NO2 पॉजिटिव। और कौन, लाइक R पॉजिटिव, लाइक RCO पॉजिटिव, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लाइक SO3H पॉजिटिव, और भी बहुत सारे हैं। इनमें से कोई एक ही पॉजिटिव मैं रिप्रेजेंट करा रहा हूं इसको, बस कोई भाई एक होगा। बेंजीन पर OR ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के या तो ऑर्थो पर या पैरा पर ये कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहां से H पॉजिटिव हट जाएगा। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OR ग्रुप कौन सा डायरेक्टर होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पोजीशन पर आएगा। अब एक एक करके हम ये रिएक्शन कर लेते हैं, सोच लेते हैं। पहले हेलोजिनेशन करते हैं। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Br पॉजिटिव Cl पॉजिटिव होगा। हमने ये OCH3 लिया बेंजीन पर, एक बात पता चल गई कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बेंजीन में होंगे। एंड ईथर के केस में ऑर्थो एंड पैरा पर, ऑर्थो कौन सी पोजीशन होती है 2, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर एनिसोल के Br2 का रिएक्शन होगा। एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम करते हैं, डिसॉल्व करने के लिए एसिटिक एसिड लेते हैं, Br पॉजिटिव
थोड़ा सा पोलर मीडियम में और आसानी से बन जाता है। दो प्रोडक्ट हमें मेन मिलेंगे यहां, ऑर्थो ब्रोमो एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। बाय प्रोडक्ट ये जो H पॉजिटिव यहां से हटा, भाई Br2 Pr पॉजिटिव यहां पर आ गया, यहां से H हटा, H इस बचे हुए Br नेगेटिव के साथ HBr बना दिया इसने। ऑर्थो एंड पैरा में एक और बात, ये फिनॉल से चली आ रही है बात, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये माइनर लिखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा, पैरा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो दूर दूर हो गए ग्रुप, अब ये मेजर होना चाहिए। ब्रोमिनेशन में ये ध्यान रहे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर कौन सा है, पैरा ब्रोमो एनिसोल नाम याद रखना चाहिए आपको इसका। एक ये प्रॉपर्टी हो गई जिसे हमने नाम दिया ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं हम। एक रिएक्शन होते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं उसमें हम दो टाइप के फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं। एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखो याद दिलाता हूं, जब कोई बेंजीन पर RCl ग्रुप रिएक्शन करता है और AlCl3 की प्रेजेंस में करता है, ये AlCl3 बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है क्लोरीन के साथ, बड़ा लगाव है इसे क्लोरीन के साथ AlCl3 को। कारण है उसका, AlCl3 के पास एक खाली ऑर्बिटल है, लुईस एसिड है ये। जब क्लोरीन कहीं भी इसको दिखता है तो ये उससे वो उसे लालच देता है कि देखो मेरे पास 3 क्लोरीन पहले से हैं, एक आप भी आ जाओ साथ, तो इंटरेक्शन करके ये इसे खींचने की कोशिश करता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज हेलोजन कैरियर, कैरी करता है, खींच लेता है कहीं से भी क्लोरीन को। रीजन मैंने बता दिया कि इसके पास क्योंकि खाली ऑर्बिटल होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास, क्योंकि लुईस एसिड है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन से कॉम्बिनेशन करके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, खाली ऑर्बिटल होने की वजह से, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और AlCl4 1 नेगेटिव बन जाएगा, साथ में R पॉजिटिव बन जाएगा। R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर आया, बेंजीन से H पॉजिटिव माइनस हो गया। ये मैंने बड़े शॉर्ट में आपको रिकॉल कराएं, याद दिलाएं, मैं पूरे मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म के लिए तो पूरी डिटेल वहीं से देखोगे जहां करा रखी है। याद दिला दिया मैंने, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें आ गया होगा याद। RCl AlCl3 से रिएक्शन करके R पॉजिटिव बनाकर, R पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल, E पॉजिटिव आया, बेंजीन से H हट गया। इस रिएक्शन को हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। और अगर पहले से मौजूद है OR ग्रुप तो ऑर्थो पैरा पर आएगा बस, ये या तो ऑर्थो पर या पैरा पर, हमें दो मिलेंगे बस यहां पर प्रोडक्ट। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर मुझे कभी करना है तो एनिसोल प्लस CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। एक बात मुझे एडिशनल बोलनी चाहिए थी, वाटर नहीं होना चाहिए, वरना वाटर अपना लोन पेयर दे देता है, Cl के लोन पेयर की जगह वाटर अपना लोन पेयर दे देगा इसे, वाटर नहीं होना चाहिए AlCl3 के आसपास, वरना ये एल्यूमिनियम क्लोराइड को ही हाइड्रोलाइज कर देता है। एनहाइड्रस बिना वाटर वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड हम RCl में मिक्स करेंगे, CH3Cl में मिक्स करेंगे AlCl3 बिना वाटर वाला, ये कॉम्बिनेशन करके AlCl4 नेगेटिव बनाकर CH3 पॉजिटिव बनाकर, ये CH3 पॉजिटिव वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल, जो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इसके रिएक्शन करेगा, वहां से H पॉजिटिव हट जाएगा और वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो अलग हुआ है उससे रिएक्शन करके HCl बनाकर, इस रिएक्शन को नाम देंगे हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बाकी थ्योरी वही है कि माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला क्यों बनेगा, क्योंकि ये रिपेल करेंगे, बड़े ग्रुप में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिप्रेशन होना चाहिए।
जबकि यहां पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, दूर दूर हो गए, ग्रुप रिपल्शन कम है, तो ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ईज में रहेगा, ये स्ट्रेन नहीं रहेगा पैरा पोजिशन वाला प्रोडक्ट। नाम पर भी ध्यान देना, क्योंकि CH3 ग्रुप आया, CH3 ग्रुप को हम टॉलिन बोलते हैं, बेंजीन CH3 को टॉलिन, तो ये 2-मिथॉक्सीटॉलिन एंड 4-मिथॉक्सीटॉलिन इसका नाम होना चाहिए। जो इसमें बाय प्रोडक्ट हैं वो HCl, या अगर Br होता तो HBr बाय प्रोडक्ट है। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एक तो होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। जैसे मैंने एल्काइलेशन में क्या लिया, CH3Cl लिया, RCl लिया, RCl से तो Cl हटा, R पॉजिटिव बन गया। एसाइलेशन में हमें एसिड हैलाइड लेना होता है, RCl की जगह है तो RCl ही, लेकिन बस इसमें CO बीच में ट्रैप कर देते हैं, ये RCOCl। यहां भी Cl हटेगा, यहां भी पॉजिटिव बनेगा, लेकिन पॉजिटिव क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये बना। ये R पॉजिटिव की जगह, CH3 पॉजिटिव की जगह RCO पॉजिटिव बना। अब अगर RCO पॉजिटिव रिएक्शन करेगा तो उसी अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरा पार्ट आ जाएगा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। व्हाट इज अटैकिंग इंटरमीडिएट अटैकिंग रिएजेंट इन एसाइलेशन, RCO पॉजिटिव। एल्काइलेशन में क्या अटैकिंग स्पीशीज होती है इलेक्ट्रोफाइल, R पॉजिटिव, एसाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। कैसे रिएक्शन इमेजिन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, बेंजीन लिया, OR ग्रुप, OCH3, RCO ग्रुप Cl था, इस पर हमने AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन किया, Cl नेगेटिव इसने एब्जॉर्ब किया, RCO पॉजिटिव बना दिया। ये RCO पॉजिटिव इसके ऑर्थो या लिख रहा हूं, इकट्ठा नहीं है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और पैरा पोजीशन पर आकर प्रोडक्ट लिखना चाहिए, एक कीटोन OR, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। जैसे मैंने पैरा पर लिखा ऐसे ऑर्थो पर भी आएगा। डेफिनेटली जो ऑर्थो पर आएगा वो माइनर आएगा, पैरा पर जो आएगा वो मेजर आएगा। हम अगर इसे R को CH3 लिखते हैं तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन कीटोन का, तो 4-मिथॉक्सी या एल्कोक्सी एसिटोफिनोन, नाम एक अलग बात है। वेल, पहले इसे प्रोसीजर को अच्छी तरह से समझ लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन अगर हम करते हैं तो अटैकिंग स्पीशीज, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मस्ट बी RCO पॉजिटिव। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज R पॉजिटिव। ये बातें याद रखनी है। अब देखो आगे हम इसके रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, सोच। एनिसोल बेंजीनो CH3, CH3COCl, ये Cl हटेगा, लीविंग ग्रुप, लेकिन कौन लेकर के जाएगा इसे, AlCl3 एनहाइड्रस। दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो वाला, माइनर, बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, एक दूसरे को भगा रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से ये ग्रुप इस ग्रुप को स्टेरिकली हिंडर करेगा, दूर भगाएगा, माइनर होगा इसलिए। और जो नाम है इसका 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, देखो ये वाला ग्रुप, इसका नाम है एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये है एसिटोफिनोन। अब इसके 2 पोजीशन पर, ये तो 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन, OCH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये 2-मिथॉक्सी हो गया। ये मिथॉक्सी ग्रुप है 2 पोजीशन पर, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का दूसरा एग्जाम्पल दे दिया हमने इसका। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ऐसे ही नाइट्रेशन कर दो, बस यहां RCO पॉजिटिव की जगह
अगर इलेक्ट्रोफाइल चेंज कर दिया मैंने, ये वाला नहीं लिया, इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव ले लिया, तो NO2 पॉजिटिव क्या करेगा, ऑर्थो पर आएगा, यहां से क्या हटेगा, H पॉजिटिव हटेगा, या NO2 पॉजिटिव पैरा पर आएगा, हटेगा क्या, यहां से H पॉजिटिव हटेगा। तो ऐसे ही नाइट्रेशन करना है, जैसे एसाइलेशन किए हैं, एल्काइलेशन किए हैं। तो नाइट्रेशन करने पर ऑर्थो, इसमें भी डेफिनेटली नाइट्रेशन में भी ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल जो है माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। नाइट्रेशन किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 पॉजिटिव ऑन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में NO2 पॉजिटिव बनाता है। ये भी देख लो जरा कैसे बनाता है। HNO3 लिखा है, ये HNO3। अभी आप अल्कोहल वाला चैप्टर तो चल ही रहा है, पढ़ते आ रहे हो, ये पढ़ते आ रहे हो, देखो ROH जब H पॉजिटिव से रिएक्शन देता है तो ये वाटर हट जाता है। तो ये इसे ना देखो बस, ये कुछ भी हो, OH तो है ही, जैसे अल्कोहल का OH था। ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन देगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, मतलब मैंने H2SO4 लिख दिया, ये H पॉजिटिव यहां आया सल्फ्यूरिक एसिड का एक, ये माइनस हो गया, तो ये वाटर हो गया माइनस, क्या बना, NO2 पॉजिटिव बना। भाई यहां पे भी तो जैसे R पॉजिटिव बना दिया था, अभी तक यही काम करते आ रहे हैं, वाटर अलग निकाल दिया था, यहां भी वाटर अलग निकाल दो, और क्या बचा, और बचा HSO4 नेगेटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये HSO4 नेगेटिव NO2 पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर के सॉल्ट की तरह से हैं, इकट्ठे लिख लो इन्हें, ऐसे लिखो NO2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, जैसे आप Na2SO4 लिखते हो, जैसे आप NaCl लिखते हो, तो सॉल्ट है ये पॉजिटिव नेगेटिव। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा है, जैसे हम करते हैं, एक एसिड लेते हैं, एक बेस लेते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। वही काम हमने यहां किया। एसिड कौन है इस रिएक्शन में, H2SO4 HNO3 के मिक्सचर में एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस कौन है यहां, बड़ी सुनने में अजीब लगेगी बात, बेस कौन है, बेस इस रिएक्शन में है HNO3, क्योंकि बेस OH दे रहा है, इसलिए बेस यहां HNO3 काउंट होता है। तो बड़ी एक सिंपल सी बात यह है, सारी बात को सम अप करो, जब हम नाइट्रिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं तो NO2 पॉजिटिव बनता है, वो हमारे काम का है, ये NO2 पॉजिटिव प्रोटोनेशन देगा, ये NO2 पॉजिटिव सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, यहां से H पॉजिटिव माइनस हो जाएंगे। पैरा एंड ऑर्थो दो आइसोमर हमें मिलने चाहिए, माइनर मिलेगा ऑर्थो पर, पैरा पर मिलेगा हमें मेजर प्रोडक्ट। ये ओवरऑल नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल कहलाएगा, एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है। तो ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके किए, मेरे ख्याल से यहां तक इतना तक काफी रहेगा। ये प्रॉपर्टीज हम लगभग जितनी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, बहुत एक बेसिक लेवल तक, मेंस लेवल तक हम कर चुके, कभी इनके एडवांस लेवल पर भी डिटेल्ड मैकेनिज्म बता करके क्वेश्चंस को हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक लेवल की चीजें करना जरूरी है। तो आप इन्हें सबको नोट करो, लिखो, रिपीट करो, क्वेश्चंस लगाओ, कुछ डाउट हैं तो डाउट मुझे आप बताओ कि क्या डाउट्स हैं। ओके देन, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू ऑल। अगली क्लास में हम दूसरा चैप्टर कर देंगे शुरू।
चलो मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर करना है शुरू, फिर वेट करो आप तब तक, जब तक दूसरा लेक्चर मैं डालता हूँ। ओके, ऑल राइट, गुड लक, थैंक्स।